नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन इस YouTube चैनल GR स्टूडियो में। काफ़ी लंबे समय बाद आपसे ऑनलाइन रूबरू होने का मौका मिला है। कुछ परिस्थितियाँ थी, कुछ जिम्मेदारियाँ थी, जिन सब का सामना करते करते आज आपके सामने वापस मैं रूबरू हो रहा हूँ और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपका जो जितना प्यार और जो सहयोग था इस चैनल पर वो ऐसा बना रहे वापस। आज का जो आपने थंबनेल देखा होगा जिसमें लिखा हुआ है जो हमारा टॉपिक है आज का, उस टॉपिक में स्पष्ट रूप से क्लियर किया हुआ है कि आरएस की प्रिपरेशन कैसे होती है, क्यों बार बार आरएस का पेपर देने के बावजूद भी हमें असफलता का सामना करना पड़ता है, क्या वो कारण है जो हम जान नहीं पाते हैं। यानी एक बंदा एक बार आरएस दे रहा है, 2 बार दे रहा है, 3 बार दे रहा है, 4 बार दे रहा है, लेकिन वो आरएस लास्ट फाइनल स्टेज पर जाके सफल नहीं हो पाता है। क्या कारण है और जो फर्स्ट टाइम आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है, इन सारी बातों पर आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं एक्सपीरियंस के साथ वो आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आरएएस, आप सब जानते हो आरएएस की वैकेंसी के बारे में। जो राजस्थान की जो सबसे प्रथम कह सकते हैं इसको, मतलब हर एक कैंडिडेट मतलब विद्यार्थी का सपना होता है कि वो एक बार आरएस की तैयारी करे और आरएस एग्जाम फाइट करे। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति आरएस दे और वो सफल हो जाए, नहीं होता है, क्योंकि वैकेंसी का जो स्तर होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, चाहे हम ये कह सकते हैं कि किताबें पढ़ के आरएस फाइट नहीं होता है। क्यों? आरएस के लिए हमें कम से कम 3 चरण से होकर गुजरना पड़ता है। कौन कौन से आरएस के लिए 3 चरण कौन से हैं? पहला चरण है प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद होती है मुख्य परीक्षा और फिर होता है साक्षात्कार। ये 3 चरण होते हैं आरएस बनने के लिए। आरएस अभी हाल ही में फॉर्म चल रहे हैं, 1-2 दिन लास्ट डेट बची है और जिन्होंने अपने फॉर्म नहीं भरे वो जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म भर लें, ठीक है ना। शायद 1 या 2 तारीख लास्ट तारीख है, तो आप अपने फॉर्म सबमिट करवा दें। लास्ट में साइड चलेगी या नहीं चलेगी कोई कह नहीं सकते। तो आरएस बनने के लिए हमें इन 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। ये है चरण। अब सबसे पहले हम जब आरएस का फॉर्म अप्लाई करते हैं ना तब हमारे दिमाग में एक ही बात होती है, यार आरएस का इंटरव्यू बहुत हार्ड होता है। मतलब जब आप आरएस का फॉर्म भर रहे हो और आप सीधा इन 2 को छोड़ के तीसरे पे फोकस कर रहे हो, इस पे कि यार इंटरव्यू में क्या होगा। देखो, आपको फोकस करना है प्रारंभिक यानी प्री पेपर में जो आपका सबसे पहला हो रहा है, ठीक है ना। आप इस 2 चीज को भूल जाओ। आप पहले यही सोचो कि आरएस बनने के लिए ये फर्स्ट एग्जाम देना है और इस फर्स्ट एग्जाम में हमें पार होना है। यदि इस फर्स्ट एग्जाम में यदि हमने क्लियर कर लिया तो हमारा आरएस क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस प्रारंभिक परीक्षा में इसकी तैयारी कैसे करते हैं? काफी बड़ी बड़ी कोचिंग है राजस्थान में, बहुत सारी कोचिंग है, बहुत सारे टीचर है, बहुत सारी बुकें हैं, बहुत सारी गाइडें हैं, ठीक है ना। आपको हर टीचर नहीं, कुछ ना कुछ आपको नया देगा। और मैं बता रहा हूं टीचर हमेशा आपको सही राय देगा, कोई भी, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो, ठीक है ना। कोई भी जितना कोशिश होती है, जितना मेरे अंदर मेरी जितनी कोशिश होती है मैं उतना आपको अच्छा देने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। पुस्तक हम बोल रहे हैं सर कौन सी गाइड, सब गाइड बढ़िया है, कोई भी गाइड ऐसी नहीं है कि वो घटिया है, ठीक है ना। यदि घटिया होती तो वो मार्केट में आती नहीं,
ठीक है ना। हाँ, कुछ गाइड में थोड़ी लैंग्वेज अच्छी दे रखी है, कुछ में थोड़ी हार्ड दे रखी है, कुछ समझ में जल्दी आ जाती है, कुछ थोड़ी देर में आती है, लेकिन गाइडें सब वही बताती है, आपको वही बताती है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान की राजधानी कहाँ है, राजस्थान में हाल में कौन सा व्यक्ति चर्चित है, कौन सा नहीं है, ठीक है ना। तो उनका वो लिखने का तरीका, जो उनकी लेखन शैली है वो अलग हो सकती है, ठीक है ना। उनका जो, जैसे मान लो कोई जैसे एक मानचित्रावली बुक आती है, मानचित्रावली में राजस्थान का डायग्राम बना के सारी चीजें प्रदर्शित कर देती है, और एक वही राजस्थान का भौगोलिक विस्तार हम पढ़ते हैं, एक तो डायग्राम के माध्यम से पढ़ते हैं हम, ठीक है ना, और दूसरा से लिख के मतलब लाइन वाइज पॉइंट टू पॉइंट लिख रहे हैं। तो मतलब यदि जिसको मानचित्र में इंटरेस्ट है उसको मानचित्र वाली भाषा जल्दी समझ में आएगी, और जिसको पॉइंट टू पॉइंट नोट्स अब अच्छे से समझ में आए तो वो नोट्स पढ़ेगा। तो अब आपका मुख्य फोकस है कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्या क्या आपकी रणनीति क्या हो। जो फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, यानी पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए भी, और जो पिछले 2 या 3 एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए भी ये आज का जो वीडियो है बहुत ही उपयोगी साबित होगा। प्रारंभिक परीक्षा, इसमें आपका जो सिलेबस होता है ना, जो सिलेबस पाठ्यक्रम, ठीक है ना, आप उस पाठ्यक्रम पर फोकस करो। जब तक आपका पाठ्यक्रम आपको 100% नहीं दे रहा है तब तक आप प्री पेपर क्लियर नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं पाठ्यक्रम में कौन सा टॉपिक पूछ रहे हैं, कौन सा नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपका पहला होता है कि आप जो भी साइट है आरपीएससी की, उस साइट पे जाओ और अपना पाठ्यक्रम प्रिंट आउट निकला लो, या प्रिंट आउट नहीं निकला सकते हो लिख के अपने पास रख लो, मतलब हर सब्जेक्ट का। जैसे राजस्थान, बात करते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान में इसका सिलेबस है, इतिहास है राजस्थान का, जिसमें राजवंश आगे, राजवंश के बाद जो क्रांति है, जो आंदोलन है, प्रजामंडल है, एकीकरण है, ठीक है ना, प्रमुख व्यक्तित्व है, वो सारे आगे। फिर कला संस्कृति, कला संस्कृति के अंतर्गत दुर्ग है, महल है, हमारी चित्र शैलियां हैं, जो हमारे रीति रिवाज है, वेशभूषा है, बोलियां हैं, भाषाएं हैं, लोक देवता देवियां, मतलब जो कला संस्कृति के बारे में होते हैं ना, वो कला संस्कृति का टॉपिक होगा। फिर हम बात करते हैं राजनीति, क्योंकि राजस्थान की राजनीति क्या है, राजनीति में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तो भारत के अंदर चले गए, हाई कोर्ट आ रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, मंत्री परिषद आ रहे हैं, राज्यपाल आ रहे हैं, ठीक है ना। और जो भी राजनीति से संबंधित जो भी पद है उनका कहाँ उल्लेख किया हुआ है, कौन से अनुच्छेद में है, किसके पास कौन सी पावर है, ठीक है ना, कितने, यदि विधानसभा में कितने सदस्य होंगे तो सरकार को बहुमत के यदि बहुमत से ज्यादा, जिसका बहुमत ज्यादा होगा उसकी सरकार बनेगी, जिसके पास बहुमत कम होगा उसकी सरकार नहीं बनेगी, विधानसभा भंग करना, विधानसभा गठन करना, वो सारी बातें आपको इस राजनीति वाले टॉपिक में पढ़नी होगी। फिर आता है भूगोल। भूगोल में आपको इंडिया का अलग है, विश्व का अलग है, और राजस्थान का आपको अलग से पढ़ना। मैं ओनली फॉर अभी पर्टिकुलर राजस्थान की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की भौगोलिक, जब आप यदि राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हो, राजस्थान की भौगोलिक संरचना आपने पढ़ ली, तो आप राजस्थान भूगोल को 70% कवर कर पाओगे। क्यों? कि इस भौगोलिक संरचना में आपको सभी आ जाएंगे। देखो, भौगोलिक संरचना आ जाएगी, ठीक है ना, तो राजस्थान का विस्तृत विस्तार आ जाएगा, ठीक है ना। राजस्थान को भौगोलिक आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं, 4 आधार पर बांट सकते हैं। उसमें कौन कौन सी नदी आ रही है, कौन कौन से पहाड़ आ रहे हैं, कौन कौन सी जिले आ रही हैं, कौन कौन सी पहाड़ियां आ रही हैं, उस क्षेत्र की क्या विशेषता है, उस क्षेत्र में वर्षा कितनी हो रही है, उस क्षेत्र में जनसंख्या कितनी है, उस क्षेत्र में जो साक्षरता है, जनसंख्या कितना है, जनसंख्या घनत्व कितना है। मतलब आप भौगोलिक विस्तार यदि राजस्थान का पढ़ते हो तो राजस्थान भूगोल का 70% क्या, आप 90% कवर कर पाते हो। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के अंदर जोधपुर की बात करें तो जोधपुर की स्थापना कब हुई थी, जोधपुर में कौन सी जिले हैं, जोधपुर में कौन सी पहाड़ी है, जोधपुर में कौन सा प्रमुख व्यक्ति है। जैसे जोधपुर का जो प्रमुख व्यक्ति हम कह सकते हैं जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री रहे थे हमारे, ठीक है ना। तो जोधपुर की कला एवं संस्कृति क्या है, ये भी कला वाला टॉपिक भूगोल में आ सकता है, ठीक है ना।
राजनीति भी ले सकते हैं। मतलब यदि आप भूगोल को यदि आप सही ढंग से कवर कर पाते हो तो आप राजस्थान भूगोल का 90% भाग कवर कर लेते हो, सिर्फ और सिर्फ भौगोलिक संरचना का। ठीक है ना, तो भूगोल हो गया। अब आता है इसका अर्थव्यवस्था। काफी बड़ा रोल रहता है इसका एग्जाम। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला बंदा होता है ना, वो सीधा अटैक करेगा राजस्थान हिस्ट्री और कला संस्कृति पर। केवल राजस्थान हिस्ट्री और कला संस्कृति हमें अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्यों? कि लंबी समय हम 8वीं 10वीं 11वीं 12वीं बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल में राजस्थान को बढ़ते रहते हैं, और कहीं ना कहीं एक विद्यार्थी की जो रुचि है ना वो भी जागृत हो जाती है। किसमें? हिस्ट्री और कला संस्कृति। फिर अचानक सब्जेक्ट आ जाता है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स। यानी इकोनॉमिक्स को पढ़ने में हमें भी थोड़ा मतलब कंफ्यूजन रहता है। ठीक है ना, और यदि अच्छे टीचर का कोई गाइडेंस नहीं मिले हमें तो वो सब्जेक्ट हमारा हमेशा के लिए वीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो एक बार कहते हैं ना, जो कुमार है ना, घड़ो बना घड़ो माटी मटको क्या करे मटको, वो एक बार मटको बना दिया करे और जो को मिट्टी है या मटका पका दिया करे आगू, तो आगू पकियार बाने बिन मटका माटी तोड़ ना आप दूसरी चीज नहीं बना सको। जब तक वो कच्चा है तब तक उसको हम जो आकृति दे सकते हैं ना वो दे सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। हम उससे मटका बना सकते हैं, हम उससे लोटा बना सकते हैं, हम उससे गिलास बना सकते हैं, हम उससे दीपक बना सकते हैं, हम उससे मतलब जो मिट्टी की जो चीज बन रही है वो चीज उससे निर्मित कर सकते हैं। शर्त यह है कि वो कच्ची होनी चाहिए। तो पके हुए आपने कहा उसने पके घड़े पर पानी नहीं ठहरता है। ठीक है ना, तो ये कहा 100% सच है। तो अर्थव्यवस्था का रोल है कि आपको यदि अच्छा टीचर मिल जाए, जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले की बात कर रहा हूँ, जो सेकंड थर्ड उनको पता है कि अर्थव्यवस्था के कौन कौन से टॉपिक कहाँ से तैयार करने, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, वो सारे अपना एक टाइम टेबल सेट कर लेते हैं। तो अर्थव्यवस्था में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे? राजस्थान का आर्थिक जो योजना है वो कौन सी है, राजस्थान का जो आर्थिक जो बजट है वो कितना है। हाँ, इस अर्थव्यवस्था में बजट जो हर साल विधानसभा में पारित होता है उसमें भी काफी रोल रहता है। ठीक है ना, तो इतिहास हो गया, राजनीति होगी, भूगोल हो गया, अर्थव्यवस्था होगी। ठीक है ना, ये चैप्टर था हमारे को राजस्थान का। ये सेम टू सेम ये भारत का है। भारत का इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा, भारत की राजनीति पढ़नी पड़ेगी, भूगोल पढ़ना पड़ेगा और अर्थव्यवस्था आपको पढ़नी पड़ेगी। विश्व का इतिहास नहीं पूछा जाएगा, विश्व में ओनली फॉर आपको ज्योग्राफी तैयार करनी है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है रीजनिंग मैथ के, और अब कह रहे हैं महिला बाल अपराध भी जोड़ से साथ में जोड़ रहे हैं, फिर साथ में करंट अफेयर। देखो यदि आप 10 या 12 सब्जेक्ट तैयार कर रहे हो, 12 विषय किसमें? आरएस में। यदि आप 12 सब्जेक्ट तैयार कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको रहता है कि काफी लोग चर्चा में करते हैं यार करंट अफेयर के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। यदि आप अर्थव्यवस्था यदि आप सही ढंग से यदि प्रिपरेशन कर लिया आपने, इसकी तैयारी यदि आपने पूरी कंठस्थ कर ली, तो आपको करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं करंट अफेयर मत पढ़ो, ठीक है ना, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्योंकि अभी हमारे सामने आरएस की डेट अक्टूबर में दे रखी है तो ज्यादा टाइम नहीं है, तो आप करंट अफेयर को छोड़ो, इस पे फोकस करो। इस पे कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं वो मुख्य, अभी ओलंपिक के हाल ही में खत्म हुआ है, उसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, कोरोना काल के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है ना, जो हमारा बजट था कोरोना काल में विधानसभा में पारित हुआ, उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये तो था एक प्रारंभिक विषय। देखो राजस्थान में से सेम टू सेम इंडिया में पता मैंने लिखा नहीं है, ठीक है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है। ठीक है, तो प्रारंभिक विषय के लिए आपको ये पार्ट तैयार करने, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब इनके लिए बुक कौन सी आती है, ठीक है ना, तो बुक मैं बता देता हूँ। सबसे पहले यदि आप आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हो आप सही ढंग से, ठीक है, ऐसा नहीं कि फॉर्म भर दिया बस देना है देना नहीं, ठीक है ना, यदि आप सही ढंग से यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कौन कौन सी बुकें पढ़नी है, कौन कौन सी नहीं पढ़नी है वो मैं आपको बता। आप एनसीईआरटी 6 to 12 एनसीईआरटी 6 to 12 हर सब्जेक्ट की। हाँ, इसमें विज्ञान भी और है, रीजनिंग है, करंट जीके, वो सारा लिख देता हूं, मैंने आपको वैसे बता दिया। 6 to 12 तक की यदि आप
एनसीईआरटी की बुकें आप कवर कर पाते हो, ठीक है ना। हर सब्जेक्ट, एक हिंदी को छोड़ के, हिंदी आपको मेंस में आपको तैयार करनी होगी, हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के, ठीक है ना। हाँ, एक बार गणित को भी आप साइड में रख सकते हो, इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि 6 to 12 तक आप गणित पढ़ोगे तो फिर आपका हो गया घंटा, ठीक है ना। तो विशेषकर आप इतिहास से जुड़ी, एक तो राजस्थान अध्ययन 6 to 12, राजनीति, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, ये बुकें आप पूरी अच्छे से, कहीं कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है। यदि आप एनसीईआरटी आपने कवर कर लिया तो मैं गारंटी लेता हूं आपका प्री है ना, प्री, ये आपका क्लियर 60% 60 से 65% कवर कर लेता है आपका, ठीक है ना। और प्री के जो नंबर आते हैं वो मायने नहीं रखते हैं, प्री ओनली फॉर एक भीड़ को हटाने के लिए आयोजन कर रखे हैं। क्या मतलब प्री का आयोजन किस लिए आयोजन करता है? एक भीड़ को हटाने के लिए, ठीक है। तो भीड़ को कैसे हटाना है, इसके लिए एक एग्जाम होता है। क्यों? क्योंकि सब लोग मुख्य एग्जाम दे नहीं पाते, और नहीं मुख्य एग्जाम इतना, मतलब सरकार के पास इतना सिस्टम है कि हर कोई बंदा मुख्य एग्जाम में शामिल हो जाए, नहीं। पहले प्री दिया, छटनी होगी, फिर मुख्य दिया, यहां पहुंचोगे ना, तब यहां तो एक बात क्या अलग हुई, हमारे मन में एक अलग ही, हाँ तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ मुख्य परीक्षा तक पहुंचेंगे ना तो हमारा स्तर इतना अच्छा हो जाएगा कि हमें खुद को पता चलेगा कि हम किस स्तर पर हैं, ठीक है। तो इसके लिए बुक सबसे इंपॉर्टेंट होगी एनसीईआरटी। फिर आप बाजार में जाना, कोई भी बुक लेके आ जाना, किसी भी राइटर की बुक लेके जाना, देखो। और एक चीज, आरएस की प्रिपरेशन के लिए विशेष रूप से आपको क्या क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं। सबसे पहले आपको खुद के नोट्स बनाने हैं, इस एनसीईआरटी बुक्स, ठीक है ना, इस एनसीईआरटी के आप अपने शॉर्ट्स नोट्स बना लो। नोट्स ऐसे होने चाहिए कि कोई पास वाला देखे ना तो पढ़ नहीं पाए, किसी को फोटोकॉपी देने की जरूरत नहीं। क्यों भाई, मेहनत आप करो, लाडू वे खवे का ही मतलब है, ठीक है। तो मेरा यही मानना है, मैंने आज तक किसी को नोट्स नहीं दिए, ठीक है ना। क्यों? ना तो मेरे नोट्स किसी को समझ में आते हैं और ना मैं किसी से लेता हूं, ठीक है ना। तो आपको नोट्स आपको बनाने होंगे, ठीक है ना, वो भी अपने खुद के हाथ से तैयार करें। और नोट्स ऐसे होने चाहिए, जब फर्स्ट टाइम आप नोट्स बनाओ तो आपको समथिंग मान के चलो, एक एग्जाम्पल के रूप में आपने 400 पेज के नोट्स बनाए आपने टोटल एनसीईआरटी के, ठीक है ना। इस नोट्स को आप 2 बार रिपीट करोगे, यानी रिवीजन करोगे, फिर इसमें आप नोट्स बनाओगे, उसमें आपको 250 पेज तक नोट्स बन जाएंगे, ठीक है ना। 2 बार रिवीजन इसका होगा अच्छे से, यानी ऐसा नहीं कि रिवीजन बस फटाफट गीता महाभारत पढ़ा यूं फटाफट पढ़ बात खत्म। हमें वेद नहीं पढ़ने, हमें एनसीईआरटी पढ़नी है, वो भी अच्छे से समझते हुए। देखो, रटनी हर किसी के बस की बात नहीं, और जो रटते हैं ना वो आज तक एग्जाम में पास नहीं होते हैं। अरे हम रट के जाते थे, कहाँ निबंध लिखना होता था स्कूल में, तब रट के जाते थे, ठीक, मतलब दीपावली पे देते थे लास्ट तक, मतलब क्या क्या चीजें होती वो सारी रट के जाते थे, ठीक है ना। फिर भी कहीं ना कहीं उसमें त्रुटि निकल जाती। आपको रटना नहीं है। ये जो प्री होता है ना, प्री, आप वो प्री का आयोजन इसलिए करवाते हैं, आपका माइंड चेक करते हैं कि आपका माइंड जो 1 साल में आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो 3 घंटे में आप कितना दे पाते हो, ठीक है ना, कि आप कितना दे पाते हो वहां पे, ये मायने रखता है, ठीक है ना। तो आपको रटना नहीं है, आपको चीजें समझनी है, अच्छे से समझनी है, ठीक है ना। 400 पेज के नोट्स हुए, फिर 250 पेज, फिर 2 बार इसका रिवीजन हुआ और आपके पास पेज हो गए 150 पेज। यदि सुबह यदि सही ढंग से 7 बजे यदि इनका रिवीजन शुरू करना तो दोपहर 2 बजे तक इसका 150 पेज का रिवीजन। यानी आपको ये लगना चाहिए कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, ये किस पेज पे किस लाइन पे लिखा हुआ है, ऐसे होता है रिवीजन। ऐसा नहीं किताब खोल के बैठ दी, ईयरफोन लगा दिया आपने, सॉन्ग चल रहा है, चल जमकुड़ी, अरे जमकुड़ी तो बर्बाद कर देगा आपने, ठीक है। नहीं तो जमकुड़ी चक्कर में छोड़ दो, नोट्स बना लो अपना, ठीक है ना। नोट्स बना दिया, शॉर्ट चीजें देखो होती है ना, एक ऐसी छोटी डायरी हो जाए जिसमें आप शॉर्ट चीज लिख सकते हो। आपको पता चले कि जैसे आपने लिख दिया राजस्थान में, आगे लिख दिया आपने सात किया संभाग है, संभाग के पीछे आपने शॉर्ट नाम लिख दिए, उस संभाग में कितने जिले हैं, हो गया पूरा भाई। राजस्थान में कितने संभाग हैं? 7 संभाग, ठीक है ना। 7 संभाग कौन जिले हैं, उस जिले में कितने जिले आते हैं वो सारे लिख लिए, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा, मतलब एक छोटे से पेज में आपने संभाग लिख लिए पूरे, ठीक है ना। तो ये होती है
नोट्स प्रिपरेशन तैयारी करने की, ठीक है ना। नोट्स हो गए। फिर आपको जो अलग अलग गाइडें आती है ना, जैसे एग्जाम से पहले आते हैं ब्रह्मास्त्र, 15 दिन एग्जाम से पहले आते हैं ब्रह्मास्त्र, आते हैं 400-500 पेज के बड़े अच्छे ब्रह्मास्त्र आते हैं, ठीक है ना। आपकी A1 इतनी अच्छी तैयारी होती है कि आप इस बार क्लियर कर लोगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन ब्रह्मास्त्रों के चक्कर में आप पीछे रह जाते हो, ठीक है ना। ब्रह्मास्त्र पढ़ना चाहिए आपको एग्जाम से 2 महीने पहले, ठीक है ना। क्यों कि जब तक आपका 3 से 4 बार आपका रिवीजन नहीं होता तब तक आप ब्रह्मास्त्र के योग्य नहीं कहलाओगे। ब्रह्मास्त्र मैं नहीं कहता हूँ गलत है, ब्रह्मास्त्र साबित होता है। ये ब्रह्मास्त्र क्यों चलाते हैं? जब ये हमें लगता है कि बस अब किसी आदमी का अंत करने के लिए वो वही अस्त्र है, हमारे लास्ट हथियार वही है, ठीक है ना। समझ गए आप? यदि वो लास्ट हथियार होता है तो हमारा लास्ट हथियार है कि बस प्रारंभिक परीक्षा में 5-6 बार, मतलब इसका अच्छे से रिवीजन हो गया हमारा, एनसीईआरटी अच्छे से कर ली हमने, मानचित्र अच्छे से देख लिए, हर बुक को आपने अच्छे नोट्स बना लिए, नोट्स की अच्छी प्रिपरेशन, मतलब वापस आप डेली टू डेली रिवीजन कर रहे हो, फिर आप लेके आओ ब्रह्मास्त्र। यानी आप जो इसमें जितना आपने जोर लगाया ना, जो निचोड़ आपने इसको निचोड़ जो रस निकाला ना, वो रस आप ब्रह्मास्त्र में दो, ठीक है ना। कोई भी मार्केट से लेके आ जाओ, किसी की बुक लेके आ जाओ, किसी की जो आपके क्वेश्चन पेपर है वो लेके आ जाओ, ठीक है ना। उन सारा का सारा निचोड़ वहां बता दो, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ मेरी तैयारी कितनी है, तब आपके ब्रह्मास्त्र में काम करेगा, ठीक है ना। फिर जो 3 या 4 बार ऐसे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सफल नहीं हो पाते हैं, तो उनकी वजह क्या पता आपको? आप YouTube पे जाते हो और आरएस की मोटिवेशन वीडियो देखते हो, आरएस के साक्षात्कार वीडियो देखते हो, ठीक है। और जब आरएस का रिजल्ट आता है तो उन साक्षात्कारों का तो अता पता ही नहीं रहता है कि कहाँ वो है, फिर आता है कोई दूसरे आता है। जैसे अभी हमारे जोधपुर में जो आरएस का दिया था, एक महिला जिन्होंने आरएस फाइट किया था, ठीक है ना, मतलब चपरासी डी ग्रुप झाड़ू लगाते रोड सड़क पे, ठीक है ना। तो मैं नहीं कह रहा उसने तैयारी नहीं की, हाँ उसने तैयारी की होगी, ठीक है ना, लेकिन आप उसकी रियल हकीकत भी जानो, उसने तैयारी कैसे शुरू की थी। यूट्यूब पे हजारों चीजें आपको बड़ा चढ़ा के बताएंगे, ठीक है ना। पिता गरीब मतलब रिक्शे वाला है, बाप मतलब उसका लड़का आईएएस बन गया, गर्लफ्रेंड की वजह से आईएएस बन गए, आज तक बना है गर्लफ्रेंड की वजह से आईएएस। यदि कोई बंदा मुझे बता दे कि मैं मेरी गर्लफ्रेंड की वजह से जॉब लगाऊं, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा आपको, ठीक है ना। अरे गर्लफ्रेंड, हाँ मैं नहीं कह रहा हूँ फ्रेंड गर्लफ्रेंड मत बनाओ आप, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। प्यार की जगह होती है, पढ़ाई की जगह होती है, और हमारा फोकस होता है जो आरएस की जगह होता है, ये है ना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि आप ये बन गए ना तो गर्लफ्रेंड, रिश्तेदार, परिवार, अड़ोस पड़ोस सब आपके हैं, ठीक है ना। वरना आप आरएस की तैयारी करो, मैं आरएस की तैयारी कर रहा हूँ, आप ही गर्लफ्रेंड आपके साथ रहे, आप आरएस नहीं बना, मैं बन गया ना, तो कहीं ना कहीं मेरे से कैचअप करना वो शुरू हो जाएगी, तो फिर आप तो धरे के धरे रह गए, कहाँ आपका प्यार? कहीं प्यार नहीं है, ठीक है ना। तो आपको यदि सच्चा यदि आपको प्यार है किसी से, ठीक है ना, और वास्तव में चाहते हो कि हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं इसको कुछ कर दिखा सकता हूँ। चांद तारा को नहीं तोड़े भाई, चांद तारा आज तक अपना बडेरे नहीं तोड़िया, ना थारू टूटे ना मारू टूटे। यदि आप उसके लिए कुछ करना चाहते हो ना, तो अपने जो आपका जो जीवन का मुख्य गोल होता है ना, मुख्य फोकस होता है ना, उसको आप पहचानो और उसके लिए आप निरंतर प्रयास करो। लाइफ में उतार चढ़ाव सभी के आते हैं, किसी के आने से लाइफ में बदलाव या किसी के जाने से लाइफ में बदलाव नहीं होता है, बदलाव स्वयं और स्वयं हम खुद करते हैं, ठीक है ना। वो मन छोड़न गई प्री, अरे तो थारा मम्मी पापा छोड़ने गया को नहीं, तू हाल मिला दुनिया में जिंदो है, तारा हाथ पैर काटने लेगी नहीं है वहां, या कोई भी, सिर्फ लड़के नहीं, कभी कभी लड़कियों के साथ भी होता है कि वो उसने छोड़ दिया, अरे छोड़ दिया तो छोड़ दिया यार, वो आपके लायक नहीं है, ठीक है ना, इसलिए उसने छोड़ दिया। यदि वो आपके लायक होता तो वो छोड़ता ही नहीं, यदि आप उसे ढंग से वो पहचानता था। तो आपको आपका जो टारगेट है, मुख्य फोकस, ठीक है ना, इस पर ध्यान देना है कि मुझे आरएस की तैयारी कैसे करनी है, कैसे इस लक्ष्य तक मैं पहुंच सकूं, ठीक है ना। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको सीढ़ी पर चढ़ना होगा, और ऐसी बहुत बार
ये भी होगा कि आपको लोग गिराने के लिए आएंगे, ठीक है ना। एग्जाम से जस्ट पहले आपका ब्रेकअप भी होगा, एग्जाम से जस्ट पहले परिवार में कुछ नोकझोंक होगी, एग्जाम से जस्ट पहले आपके फ्रेंड आपको कुछ बोलेंगे कि आप उसको टाइम नहीं दे रहे हो। बोल दो यार मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम दूंगा मैं आरएस बनने के बाद, ठीक है ना। और आप जिस दिन आरएस बन गए ना, आपके कितने भी जो फ्रेंड आपको मतलब साथ में नहीं रखते थे वो भी कहेंगे कि हाँ यार ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरे साथ में उस रूम पे वहाँ खाना खाया था, वो सारी डिटेल बता देगा। और नहीं तो आप जाके अभी पूछ लो कि भाई आपके और मेरे साथ जो टाइम स्पेंड किया हमने उसमें कुछ याद है क्या, वो नहीं बताएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप अपने फोकस अपने गोल पे नहीं हो। जिस दिन गोल पे पहुंच गए ना, दुनिया आपके कदमों में होगी, ठीक है। तो अब जो आरएस मैं बात कर रहा था, जो 2 या 3 बार आरएस दे चुके हैं, प्री क्लियर हो चुका है उनका, मेंस में रह जाते हैं या इंटरव्यू में रह जाते हैं, तो आपको हताश नहीं होना है। आप अपने आप को पूछो कि कमी कहाँ रही है आपकी, ठीक है ना। आप अपने आप को पूछो कि कमी कहाँ रही है और उस कमी को निकालो, बाहर निकालो, ठीक है ना। भाई आप इंटरव्यू में यदि सक्सेस नहीं होते हो तो कहीं ना कहीं आपका व्यवहार, बोलने चालने का ये जो ढंग है, वो उठने बैठने का स्तर है, वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमियां होगी। देखो ये जो प्रारंभिक परीक्षा है इसमें आपका माइंड चेक करते हैं, और ये जो साक्षात्कार है इसमें आपका हाव भाव देखते हैं। आज के मॉडर्न जमाने में लोग क्या करते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं ना, जींस शर्ट पहन के चले जाते हैं। वो इंटरव्यूअर है, पिछले 5, 10, 15, 20, 25, 30 सालों से इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है ना। उनको एकदम सिंपल बंदा चाहिए। आपको कहीं फिल्मों में रोल करने के लिए वहाँ आपका साक्षात्कार नहीं ले रहे। यदि आपका कहीं फिल्मों में रोल होता ना, तो चलो आप एक मॉडर्न ड्रेस पहन के जाते, ताकि आप मतलब उनको अट्रैक्शन मतलब अपने आप को और आकर्षित कर सकते हो। नहीं, आपको एक आरएस अधिकारी बनाना। आरएस अधिकारी की जिम्मेदारियां देनी है आपको एक तहसील स्तर, आपको एक पंचायत समिति स्तर की आपको जिम्मेदारियां दी जाएगी। उसका निर्वहन आपको कैसे करो। आप आज जिस शर्ट पहन के जाते हो तो फिर तो आप मतलब यही कह सकते हैं कि जो पैंट शर्ट वाले उनको तो आप अनदेखा करोगे, ठीक है ना। आप एक बड़ी जिम्मेदारी लेने जा रहे हो। आरएस में जो इंटरव्यू है ना, इंटरव्यू देने आप जा रहे हो, लेकिन आपके साथ साथ एक जिम्मेदारी आपकी और जा रही है कि यदि मैं आरएस बनता हूँ तो मैं समाज के लिए, लोगों के लिए क्या करता हूँ, किस सेक्टर में कितना कर पाता हूँ, ये सारा उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब जो असफल हो रहे हैं बार बार, एक तो छोड़ दो, आप मोटिवेशन वीडियो देखना छोड़ दो किसी का, ऐसे मोटिवेशन देखो आप। लेकिन ये होता है ना कि बाप टैक्सी चला रहा है, या अभी जो फर्स्ट सेकंड आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड रैंक, अभी आपने जो आरएस का रिजल्ट देखा होगा आपने, उसमें 60% लोग गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सिलेक्शन वो मतलब ज्वाइनिंग कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। अब मान लीजिए आप सेकंड ग्रेड टीचर हो आप, ठीक है ना, सेकंड ग्रेड अध्यापक हो आप। अब आरएस आप दे रहे हो, आपने प्री क्लियर कर लिया, अच्छी राइटिंग, आपने मुख्य परीक्षा भी पास कर ली, इंटरव्यू में पहुंच गए, तो आपको यही पूछेंगे कि आप किस फील्ड में काम कर रहे हो, कितना क्या है। तो आपके क्वेश्चन तो जो सही हकीकत मायने फर्स्ट टाइम बंदा जाता है इंटरव्यू में, उसके और इसके क्वेश्चन में रात दिन का फर्क हो। इसमें इसके फील्ड के क्वेश्चन आता है 60 से 70%, ठीक है ना, और वही 60 से 70% क्या उसका तो 100% जो नया बंदा जाता है ना फर्स्ट टाइम, उसके तो 100% क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। क्यों बन रहे हो आरएस? अरे आरएस क्यों बन रहे हैं, क्यों? इनसे तो नहीं पूछते आप। इनको पूछेंगे कि आपको ऐसा क्यों लगा कि आप इसमें अच्छा नहीं कर पा रहे हो या आप उसमें अच्छा कर पाओगे। एक आरएस बनने के बाद आप कितना मतलब लोगों से समाज में कुछ नया कर सको। क्यों? एक सेकंड ग्रेड अध्यापक नया नहीं कर सकता क्या? बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है ना, यदि दिल से चाहे तो, ठीक है ना। तो अब उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये सेकंड ग्रेड लगा हुआ है ऑलरेडी, इसका जो माइंड है ना वो 80% बिल्कुल फ्रेश है, और आपका 100% माइंड है ना वो पूरा कहीं ना कहीं डैमेज घूमता है कि यार जॉब नहीं लगी है, यदि आरएस नहीं बन पाया तो पापा के जो खर्चे है वो कैसे निकालूंगा, मकान बनाना है मुझे, बहन की शादी करनी है, मुझे मेरी खुद की शादी करनी है, गर्लफ्रेंड के खर्चे उठाने हैं, दोस्तों को पार्टी देनी, कहां से दूंगा मैं, ठीक है ना। तो ये 100% मतलब वो कहीं ना कहीं मजबूरी में गिरा हुआ होता है। इसको 1 तारीख सेकंड ग्रेड लगा हुआ है, 1 तारीख आई सैलरी आ गई 40,000,
माइंड फ्री। यदि आपके पास पैसे हो ना तो आप 80% माइंड से बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हो, ठीक है ना। पढ़ाई ये ज्यादा करता है और ये कम करता है। ये मुश्किल से 3 से 5 घंटे दे पाता है पर दिन में, क्यों, स्कूल जाना पड़ता है, ठीक है ना। और ये मतलब लाइब्रेरी जाके बैठता है, ये 24 घंटे लाइब्रेरी ज्वाइन करता है, जिसमें 16 घंटे लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं किताबों के बीच, फिर भी आरएस नहीं बनते हैं और ये आरएस बन जाते हैं। क्यों? यही रीजन है कि आपके जो दिमाग के ऊपर जितना ज्यादा प्रेशर होगा ना उतने आप उस चीज से हटते रहोगे, ठीक है ना। अभी आप आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, 2 या 4 महीने बाद एग्जाम, जब भी होंगे एग्जाम के 2 महीने बाद या 4 महीने 6 महीने, ठीक है ना, तो आप एक चीज दिमाग में से निकाल दो कि मैं क्या हूं, कौन मेरे साथ है, कौन मेरे साथ नहीं है, ठीक है ना, कौन मुझे चाहते हैं, कौन मुझे नहीं चाहते। आपको ओनली फॉर इस गोल पे फोकस करना है। घर वाले यदि 2 शब्द बोल दे, कभी कभार बोलेंगे, हर मम्मी पापा बोलते हैं, मुझे, हमें भी बोलते हैं, आपको भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्यों? इनका अधिकार होता है, बोलते हैं, क्योंकि आपकी, मान लीजिए आप 27, 28, 30 साल की एज में हो, आपको आपके घर वाले आपसे पूछेंगे नहीं तो कौन पूछेगा? पड़ोस वाले, वो भी नहीं पूछते हैं, उनकी भी कुछ मजबूरी होती है जिनकी वजह से वो पूछते हैं। क्यों? कि वो जब हमारे घर वाले बाहर निकलते हैं गली में, ठीक है ना, और किसी का मान लो 3rd ग्रेड सिलेक्शन हो जाता है, किसी का पुलिस में, आर्मी में हो जाता है, तो सीधे यही कहता है, थारा छोरो हाल फिर कहीं देखो फलाने टावर नौकरी लागू आज। वो सारा मतलब चौपट हो जाते हैं वहां, मतलब उनकी इज्जत के तार तार हो जाते हैं। लेकिन हमारा सपना क्या है? आरएस। यदि एक बार मतलब आरएस जिंदगी में एक बार आरएस बन गए ना, तो ऐसे 200 कांस्टेबल तो हमारे आगे पीछे घूमेंगे, ठीक है ना, 200 चपरासी आगे पीछे काम करेंगे हमारे। तो आप घर वालों को थोड़ा समझाओ कि मैं जिस चीज की तैयारी कर रहा हूं वो पद क्या है, कितना टाइम लगेगा उसमें, और इस पद को पाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, और ये पद मिलने के बाद क्या रेपुटेशन, जो हमारी, जो समाज में हमारी इज्जत होती है, वो क्या होती है, वो आप घर वालों को समझो, ताकि वो आपको बार बार ये नहीं बोले कि थारे नौकरी कर लागी। हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका लड़का जॉब लगे, लेकिन हर कोई नहीं लगता है, ठीक है। तो आप इस प्रेशर से निकल जाओ बाहर। आप जितना जल्दी इस प्रेशर से बाहर निकलोगे उतने जल्दी आप आरएस या कोई भी एग्जाम, अभी ऐसा ही कि एग्जाम है 13 दिन बाद, ठीक है ना, तो अभी 20% लोग कह रहे हैं एग्जाम डेट आगे जाएगी, नहीं जाएगी आगे डेट। एग्जाम डेट किसी हाल में आगे नहीं जाएगी, ठीक है ना। और जाने क्यों है यार, जब कोई समझ ही नहीं आ रही थी एग्जाम डेट आगे क्यों करना, क्या पता फ्यूचर कल किसने देखा, आज हम जिस कंडीशन में कल उस कंडीशन में रहे या नहीं रहे। तो एग्जाम हो जाने चाहिए टाइम पे एग्जाम होने के बाद यदि अब ये भर्ती क्लियर हो जाती है तो नेक्स्ट भर्ती जल्दी आएगी, ठीक है ना। तो आप आराम से पेपर दो, आरएस मैंने बता दिया, ठीक है ना। और इसका जो सिलेबस है, आपके सामने सिलेबस का मैं वीडियो नहीं लेके आऊंगा, क्योंकि सभी को पता है सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। मैं आपको बुक बता सकता हूँ, एनसीईआरटी लेके जाओ, फिर यदि ज्यादा पढ़ना है, ठीक है ना, तो कोई भी मार्केट से बुक लेके आ जाओ, ठीक है ना, क्वेश्चन पेपर लेके आ जाओ, ठीक है ना, तो आपकी आरएस आराम से प्रिपरेशन हो सकती है। कई कोचिंगों में नहीं भटकना है, फालतू का ज्ञान नहीं पढ़ना है आपको। यदि आरएस यदि अब एसआई का पेपर होने वाला 400 नंबर का, ठीक है ना, अब आप क्या करना, 400 के पीछे भागते हो, ठीक है ना, मेरिट जाएगी 60 से 65%, 60 से 65%, तो आपको नंबर लाना है 240 नंबर लिखे। तो आप 400 के पीछे क्यों भाग रहे हो, आप 240 में फोकस करो ना, कि आप 240 में से 240 लेके आते हो या नहीं आते हो। आप 400 के पीछे भागते हो, टाइम कम है। अब बोल रहे हो सर रीजनिंग भी पढ़ ले, महिला बाल अपराध भी पढ़ ले, सर 5 क्वेश्चन आएंगे। अरे भाई, तो टाइम आपके पास कम है तो क्या इस लफड़े में फंस रहे हो। आपको टारगेट, आपका ये टारगेट होना चाहिए, मुझे 240 नंबर कैसे प्राप्त करने, कौन कौन से टॉपिक पढ़ूंगा तब ये मेरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। आप चाहो तो सब सब्जेक्ट में अलग अलग टॉपिक छांट लो, और यदि आप चाहते हो नहीं मैं तो एक सब्जेक्ट, जैसे मेरा भूगोल, वर्ल्ड, भारत, राजस्थान,
तीनों ये भूगोल मेरी कंठस्थ होनी चाहिए। राजनीति भारत और राजस्थान की, इतिहास भारत और राजस्थान का कंठस्थ होना चाहिए। आप साइंस पढ़ो या मत पढ़ो, आप इकोनॉमिक्स पढ़ो या मत पढ़ो, आपको सारे विषय अभी आप नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है ना। और मैं ऐसा ही वालों के लिए तो यही कह रहा हूं कि आप फोकस ऑन 400 में मत करो, आप 240 250 पे फोकस करो कि मुझे रिटर्न क्लियर करना है। अभी आप अभी सोच रहे हो कि यार नंबर 300 नंबर नहीं आएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। अरे तो 50 नंबर का आपके पास इंटरव्यू और भी पड़ा है ना, उसमें आप पूरा 100% दे दोगे तो हो जाएंगे ना 50 उसमें। भाई आप अभी 400 के पीछे पड़े होगे, सर मेरिट 300 से ऊपर जाएगी फाइनल मेरिट, तो अभी आप फाइनल मेरिट के चक्कर में क्यों घूम रहे हो? क्या पता 300 से नीचे भी रह जाए, जरूरी थोड़ी है हर बार 300 से ऊपर ही जाएगी, कोई जरूरी नहीं। तो अभी आप ऐसा ही वालों के लिए विशेष राय है मेरी, जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ो, उसमें से ही पढ़ो, नया कुछ मत पढ़ो, ठीक है ना। हो सके डिस्कस कर लो, क्वेश्चन पेपर निकाल। और हाँ, कोई भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है आपने या टेस्ट सीरीज दे रहे हो या, ठीक है ना, तो आप उस टेस्ट सीरीज को देखकर 1% भी हताश नहीं होना आपको कि मेरे नंबर कम आ रहे, ठीक है ना। क्या पता उस टेस्ट सीरीज का लेवल अलग हो, क्या पता जो आरपीएससी पेपर बनाएगी उसका लेवल कम रहे। तो आप क्या सर मेरे तो 60 नंबर ही आ रही है सर, 60 क्यों सर, मेरे 40 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, आपके 40 हो रहे हैं, किसी के 20 भी नहीं हो रहे ना, ठीक है। तो इन सब आप जितना माइंड में आप जितना ज्यादा फ्रेश अप करोगे ना अपना, वो कहते हैं ट्यूब आता है ना, ट्यूब, उसमें हवा भरते हैं, हवा जितनी भरते हैं क्षमता के अनुसार भरते हैं तब तो ठीक है, और उस ट्यूब की क्षमता से ज्यादा हम हवा भरते हैं तो वो फटेगा। तो जिस दिन फटेगा आपके दिमाग के स्क्रू उड़ जाएंगे और आप ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, ठीक है। तो आज का मुख्य उद्देश्य मेरा आरएस और एसआई को लेकर था, दोनों के एग्जाम अभी आने हैं, ठीक है। आपको पूरे मार्क्स के पीछे नहीं भागना है, दुनिया आपको जब पहचानेगी जब आप भीड़ से हटके जाओगे, भीड़ से हटके आप कुछ करोगे तो आपको दुनिया पहचानेगी। 400 नंबर के पीछे दुनिया भाग रही है, आप 250 के पीछे भागो ना यार, कहाँ जरूरत है 400 लाने की, 250 में 250 लेके आ जाओ, 250 ये 50 ये 300 आपका सिलेक्शन सेव, आप बिल्कुल सेव के कागार में हो आप, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य ये था कि जो बार बार एग्जाम दे रहे हैं क्यों डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, वो क्यों उनको असफलता हासिल मिल रही है, तो आप अपने आप को पहचानो, आपकी जो अंदर की कमजोरी आप खुद निकाल पाओगे, मैं नहीं निकाल पाऊंगा। मैं आज आपको यहाँ मोटिवेशन के रूप में 1 घंटा आपके सामने खड़ा होकर बोल दूंगा, ठीक है ना, लेकिन बोलने से कुछ नहीं होता है। हकीकत की लाइफ में अलग होता है, मोटिवेशन वीडियो अलग होते हैं। मेरी लाइफ में अलग सिस्टम है, आपकी लाइफ में अलग सिस्टम है, मेरा जो पढ़ने का तरीका अलग है, आपके पढ़ने का तरीका अलग है, मतलब हर कोई बराबर नहीं है। यदि बराबर होते तो ये एग्जाम क्यों होते? यदि भाई हमारे मानसिक स्तर है या सोचने समझने जो बुद्धि का स्तर है वो यदि एक समान होता तो एग्जाम ही नहीं होते ना, ठीक है। तो कम ज्यादा है इसलिए एग्जाम हो रहे हैं। आपको यही बस कि आपकी तैयारी, आप जो भी तैयारी, जो भी चैप्टर, जो भी विषय पढ़ रहे हो, आप उसका 100% पढ़ो। आधा अधूरा ज्ञान काम का नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो, और कमेंट में जो भी क्वेश्चन है वो आप मेरे से करते रहो। मैं आपके सामने जल्दी से जल्दी ऐसे के ऐसे नए वीडियो आपके सामने लाता रहूंगा, ठीक है ना। और हाँ, राजस्थान हिस्ट्री का रिवीजन कोर्स करवा रहा हूँ, जिसमें 3 वीडियो होंगे, जिसमें एक में चौहान वंश, दूसरे मेवाड़, ठीक है ना, तीसरे में जोधपुर का इतिहास और बीकानेर का इतिहास, और चौथे आपको जयपुर की, मतलब 2 या 2.5 घंटे की क्लास में आपको राजस्थान जो इतिहास है उसका पूरा मैं रिवीजन आपको बहुत ही शानदार तरीके से करवा दूंगा, और बहुत ही जल्दी वो वीडियो आपके सामने लेकर आ जाऊंगा। तो इजाजत चाहता हूं आपसे, और माफी भी चाहता हूं, लंबे समय बाद आपसे मुलाकात हुई है, ठीक है ना, लेकिन अब ये मुलाकात आपसे हमेशा होती रहेगी, ठीक है ना। और वो दिन दूर नहीं है जब हम हमारी मंजिल को हासिल करने में कामयाब हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।